कोहे चिल्टान ये पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड लेजेंड रही है। माना जाता है कि इस पीक पर 40 छोटे बच्चों की डेडली सोल्स हैं जिनको उनके माँ बाप अपने कुछ सेल्फिश रीजन की वजह से मरने के लिए वहाँ छोड़ गए थे। तब से ही कोहे चिल्टान की पीक के पास से ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ लोगों की मिस्टीरियस वे में डेथ हुई है। इवन जो लोग जिंदा लौट कर वहाँ से आए हैं उन्होंने बताया था कि इस पीक पर एक रात गुजारना भी इतना ज़्यादा हॉन्टिंग है कि वो एक्सपीरियंस आपको ज़िंदगी भर तक डरा के रखेगा। ऐसे केस अली और बिलाल के साथ हुआ था। 7 नवंबर 2014 को उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर आवर एक्सपीरियंस ऑफ मोस्ट हॉन्टेड पीक ऑफ पाकिस्तान नाम से एक वीडियो डाली थी, जहां उन्होंने अपने साथ हुए ऐसे एक्सपीरियंस को शेयर करा था जो उनके साथ कोहे चिल्टान पीक पर हुए थे। उनके ये एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा हॉन्टिंग थे कि इस वीडियो के बाद से ही बहुत से लोगों ने कोहे चिल्टान के आसपास भी जाना छोड़ दिया था। तो क्या हुआ था उनके साथ, ये इस स्टोरी में है। फ़तिमा, आयशा, अली, यूसुफ और बिलाल ये पांचों बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और इन पांचों लोगों का ग्रुप ऐसा था कि इनको नई नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इवन जो बिलाल और अली थे उनका एक यूट्यूब चैनल भी था। वो अपने दोस्तों के साथ जहाँ भी जो भी जगह एक्सप्लोर करने जाते थे वो उसका ब्लॉग भी बनाते थे। फिलहाल ये उनका कॉलेज में लास्ट सेमेस्टर था और पिछले सेमेस्टर की सभी छुट्टियों में उन्होंने बलूचिस्तान की हर एक पीक को एक्सप्लोर कर डाला था, जिसमें बस अब बलूचिस्तान के माउंटेन की कोहे चिल्टान पीक को ही एक्सप्लोर करना बचा था। अब ये पीक इस एरिया की मोस्ट पॉपुलर पीक थी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस पीक के बारे में बहुत से हॉन्टेड किस्से भी सुने थे। उनका फर्स्ट ईयर से ही प्लान था इस पीक को एक्सप्लोर करने का, लेकिन उनको कभी कॉलेज की तरफ से और कभी फैमिली की तरफ से इस पीक को एक्सप्लोर करने की परमिशन नहीं मिली थी। लेकिन अब ये उनके कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर था और बिलाल चाहता था कि ये लास्ट सेमेस्टर की छुट्टियों में वो अपने दोस्तों के साथ इस पीक को एक्सप्लोर करने जाए, क्योंकि उसे पता था कि कॉलेज से निकलने के बाद बहुत कम ही ऐसा मौका होगा कि सभी फ्रेंड्स मिलेंगे और कहीं घूमने जा पाएंगे। तो वो अपना ये प्लान फ़तिमा, आयशा, अली और यूसुफ को बताता है। फ़तिमा और आयशा तो तुरंत ही मना कर देती हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये पीक कितनी हॉन्टेड है, लेकिन अली और यूसुफ मान जाते हैं और बिलाल उनको क्लियरली बोलता है कि अपने प्लान के बारे में किसी को भी मत बताना। अगर किसी को पता लगता है तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम लोग कोहे चिल्टान पीक को इस बार भी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो वो अगले दिन बैग पैक करता है और जब वो बैग पैक करके फैकल्टी से बाहर आता है तो वो देखता है कि फ़तिमा और आयशा भी वहाँ हैं। वो सोचता है कि फ़तिमा और आयशा भी शायद रेडी हो गई हैं जाने के लिए, लेकिन फ़तिमा उसके पास अगर बोलती है, वो बोलती है कि तू जा रहा है तो जा, लेकिन ये न्यूज़ देख कर जा। तो वो उसको कोहे चिल्टान की पीक के पास हुए इंसिडेंट की एक न्यूज़ को दिखाती है, जिसमें उस पीक को एक्सप्लोर करने गए 2 फॉरेनर्स की मौत हो चुकी थी। उनकी डेथ का रीज़न रिपोर्ट में अननोन बताया गया था। फिर भी वो इस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देते। वो बोलते हैं कि ये तो कहीं कहा ही बातें हैं, हम तो इस पर यकीन नहीं करते, अगर हमारे साथ होगा तो हम यकीन मानेंगे। और फाइनली तीनों जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, बिना सोचे कि उनके साथ कोहे चिल्टान पीक पर क्या हो सकता है और वो कितने बड़े डेंजर में हैं। तो वो तीनों कोहे चिल्टान पीक को एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं। इस पीक पर जाने का रास्ता जंगल से होकर था, तो जहाँ तक उनकी गाड़ी आती है वो वहाँ पर गाड़ी लेकर जाते हैं और जहाँ से जंगल स्टार्ट होता है वहाँ पर वो अपनी गाड़ी एक होटल के पास खड़ी कर देते हैं और फिर वहाँ से उस ट्रैक पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद अली जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ से ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर देता है। वहाँ के पहाड़, जंगल सबको रिकॉर्ड करने लगता है। पर ट्रैक स्टार्ट होते ही उनको पता लगता है कि वहाँ पर उन तीनों के मोबाइल के सिग्नल चले गए हैं और वो अब किसी को भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। खैर, जंगल से ट्रैकिंग लगभग 6 घंटे की थी और उनका प्लान था कि शाम 7 बजे से पहले पीक पर पहुंच जाना, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जंगल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर वो इस जंगल में रात में रहते हैं या रात में फंस जाते हैं तो उनके साथ जंगली जानवर कुछ ऐसा हल कर देंगे जो शायद उन 2 फॉरेनर के साथ हुआ था। अब अराउंड 3 बज चुके होते हैं, उनका अभी बस 30% ही हिस्सा कवर हो चुका था। अभी उनकी 4 से 5 घंटे की चढ़ाई और थी और जिस स्पीड से वो चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग वो 7 बजे के टाइम जब अंधेरा होता है तब वो शायद जंगल में होने वाले थे। तो बिलाल अली और यूसुफ को बोलता है कि जल्दी जल्दी अपने पैर चलाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम तीनों इस जंगल में रात के समय अपना टाइम बिताएं। तो वो जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी टाइम रहते अपना डिस्टेंस कवर करने से बहुत ही दूर होते हैं। उसे ऐसा रियलाइज हो रहा होता है कि शायद उन्होंने यहाँ आकर गलती कर दी है और उन्हें कोहे चिल्टान पीक तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि कहीं आज की रात इस जंगल में बितानी ना पड़ जाए। तभी वहाँ पर अराउंड 40 साल का आदमी उनको ट्रैक के पास दिखता है। अब जब से उन्होंने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी उनको उस ट्रैक पर कोई भी आदमी नहीं दिखा था, कोई भी इंसान नहीं दिखा था। तो उस 40 साल के आदमी का अचानक से दिखना बहुत ज्यादा अजीब बात थी। तो फिर बिलाल उस आदमी के पास जाकर पूछ ही लेता है कि भाईजान यहाँ से कोई शॉर्टकट है जिससे हम दिन ढलने से पहले पीक पर पहुंच सकें। तो वो उनको बोलता है कि भाईजान मैं वहीं की तरफ ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, आप 1 घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे। अब यूसुफ, अली और बिलाल को भी थोड़ा बेटर लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनको कोई ऐसा पर्सन मिल गया है जो उन्हें इस ट्रैक पर भटकने नहीं देगा और फाइनली वो आज की रात कम से कम इस जंगल में तो नहीं बताएंगे। तो वो उस अननोन आदमी के रास्ते पे बताए चलने लगते हैं और जो अली होता है वो ब्लॉगिंग कर रहा होता है, सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है, ये दिखा रहा होता है कि वो लोग कैसे चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अपने सारे एक्सपीरियंस बता रहा होता है।
तभी बिलाल बहुत अजीब क्वेश्चन उस आदमी से पूछता है। वह पूछता है कि क्या आपको उस इंसिडेंट के बारे में पता है जो 1 महीने पहले दो विदेशियों के साथ हुआ था? आपको क्या लगता है कि क्या ये कोहे चिल्टान पीक हॉन्टेड है? तो वो आदमी उनसे बोलता है कि भाईजान मैं तो यहाँ से आता जाता रहता हूँ और मेरा घर यहाँ पास में ही है, मेरे को तो यहाँ आने जाने में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये एरिया हॉन्टेड है। तो वो उस आदमी से कैजुअली पूछते हैं तो सच सच बताओ कि जो इस पीक के बारे में अर्बन लेजेंड है, जो हॉन्टेड अर्बन लेजेंड है, वो क्या झूठ है? आदमी फिर हंसते हुए बोलता है कि भाईजान सच तो किसी को भी नहीं पता, जो आपने स्टोरी सुनी है शायद वो आधी है। तो वो उससे बोलते हैं कि आधी है? तुम्हें क्या पूरी स्टोरी पता है? अगर तुम्हें पता है तो बता दो, जब तो तुम स्टोरी बताओगे तो हमारा रास्ता भी कवर हो जाएगा। तो वो बोलता है ठीक है साहब, ध्यान से सुनना। लेकिन अली इस स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं होता। वो उनको बोलता है कि मेरे को जो भी आधी अधूरी स्टोरी पता है मेरे लिए इतनी ही काफी है, मैं यहाँ पर अपनी ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, सिनेमेटिक शॉट वगैरह लेता हूँ, तुम लोग स्टोरी सुनो। फिलहाल वो आदमी फिर स्टोरी सुनाता है। वो बोलता है आज से 100 साल पहले एक शादीशुदा जोड़ा था जिनके बच्चे होने की ख्वाहिश थी, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी उनके बच्चे नहीं हुए। फिर वो यहाँ कोहिल चिल्टान पीक के पास आए और उनको एक आमिर मिला। उन्होंने उस आमिर से मिलकर अपनी प्रॉब्लम बताई। अब आमिर के बारे में बता दूं, आमिर शायद पाकिस्तान में उन लोगों को कहा जाता है जैसे कि इंडिया में जो बाबा वगैरह होते हैं, तांत्रिक वगैरह होते हैं, वहाँ शायद पाकिस्तान में उन्हें आमिर कहा जाता होगा। तो आमिर उनसे बोलता है कि संतान प्राप्ति तो एक कुदरती करिश्मा है, इसलिए इस मामले में वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद वो शादीशुदा जोड़ा निराश होकर अपने घर इसी रास्ते से जा रहा होता है। फिर उनको इसी रास्ते पर उस आमिर का जवान लड़का मिला और उसने उन दोनों को कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर उस लड़के ने पति पत्नी के उस जोड़े को कुछ पत्थर जमा करने के लिए कहा और फिर उन दोनों ने मिलकर 40 छोटे छोटे पत्थर जमा किए और फिर उस लड़के ने उन 40 छोटे छोटे पत्थरों को जमीन पर रखा और अपनी जादू की ताकत से अपनी तिलिस्म से 40 छोटे छोटे बच्चों में बदल दिया। इस दौरान अली सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, अपने आसपास के पेड़, अपने आसपास का जो एरिया होता है सबको रिकॉर्ड कर रहा होता है, इवन जो वो लोग चल रहे होते हैं उनको भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर उसको दिखता है कि जो पीक है वो पास में आने वाली है, लेकिन उसको आगे और भी रिकॉर्ड करना था, आगे और भी ब्लॉग करना था। जिसके बाद वो अपने फोन में जाकर हर एक क्लिप को चेक करके उन क्लिप को डिलीट करने लगता है जो उसके काम की नहीं है। फिलहाल वो आदमी आगे स्टोरी को कंटिन्यू करता है। फिर उस लड़के ने उन 40 छोटे पत्थरों को जमीन पर रखा और जादू की ताकत से 40 छोटे बच्चों में बदल दिया। इन छोटे बच्चों को देख पति पत्नी का जोड़ा बहुत ही खुश हो गया था। फिर सारे बच्चों को लेकर वो दोनों घर चले गए। लेकिन जैसे ही दोनों घर पहुंचे उन्हें अपनी गरीबी का एहसास हुआ। उनको ये लगा कि वो 40 बच्चों को एक साथ खाना खिला नहीं सकते, इवन उनका परवरिश भी वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो वो सोचते हैं कि इस वक्त तक हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने दूसरे दिन बाकी के 39 बच्चों को लेकर कोहिल चिल्टान की पहाड़ियों पर दोबारा लेकर आए और वहां पर वो उन बच्चों को छोड़कर चले गए जहां पर वो आमिर और उसका जवान बेटा रहता था। उन्होंने ये सोचा था कि ये लोग तो इतने बड़े जादूगर हैं, वो तो इन बच्चों का ध्यान रख ही लेंगे। लेकिन जैसे उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। वो मियां बीवी एक तरफ जहां अपनी जिंदगी काफी अच्छे से काट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन 39 बच्चों के साथ बहुत ही बुरा हुआ था। तो जब वो मियां बीवी उन 39 बच्चों को यहाँ छोड़कर चले गए थे तब आमिर का लड़का तभी अचानक अली स्टोरी के बीच में ही बिलाल और यूसुफ को अपनी तरफ आने के लिए बोलता है। वो बोलता है इधर आओ जल्दी। बिलाल बोलता है कि अबे यार रुक तो जा, हमें पूरी स्टोरी सुनने दे। लेकिन अली बिल्कुल घबराते हुए बोलता है कि तुम दोनों को अपनी मम्मी की कसम है, जल्दी इधर आओ। अब ये बहुत अजीब बात तो थी क्योंकि जनरली जो लड़के होते हैं वो अपनी मम्मी की कसम बहुत ही कम केस में खाते हैं और जब भी खाते हैं तो मामला बहुत ही सीरियस होता है। तो बिलाल और यूसुफ काफी ईगरली उसके पास आते हैं और पूछते हैं बता क्या हुआ। तो अली बहुत हल्के से बोलता है ये देखो। फिर अली बिलाल और यूसुफ को वो सभी वीडियोस और फोटोज दिखाने लगता है। वैसे तो वो सभी वीडियोस और फोटोज नॉर्मल थी, लेकिन जिन जिन फोटोज और वीडियोस में उस 40 साल के आदमी को लिया गया था उन किसी भी फोटो और वीडियो में वो आदमी नहीं था। इवन जो वीडियो थी उसमें वो आदमी तो नहीं था और जब वो आदमी उस वीडियो में बोल रहा था तो उसकी आवाज भी बिल्कुल झिरझिराहट वाली आ रही थी, जैसे कि आवाज भी खराब हो चुकी है। तो इन तीनों के जैसे ही रियलाइज होता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि ये कोई आत्मा या छलावा है। तो जैसे वो अपने फोन से नजर उठाकर उस आदमी की तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि वो आदमी वहां पर कहीं भी नहीं है। इतने बड़े जंगल में वो अचानक से कहाँ गायब हो गया उनको जरा सा भी आइडिया नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद तीनों का गला लिटरली सूख जाता है। वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते और उनके पास जो पानी की बोतल होती है वो उसे गट 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 करके पीने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ये उनके साथ हुआ क्या। और जो ये रास्ता है और जो ये पीक है वो वाकई में हॉन्टेड है और जो उन्होंने अभी तक जो स्टोरी सुनी थी वो शायद पूरी तरह से सच है। अब यूसुफ अचानक से बोलता है कि ये पीक तो वाकई में हॉन्टेड है, चलो अब यहाँ से जल्दी निकलते हैं, हमें जल्दी से जल्दी अपने घर जाना होगा। ये बात वैसे तो सही थी। तो अब बिलाल, अली और यूसुफ दोबारा वापस लौटकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन वो थोड़ी दूर चले ही होते हैं फिर बिलाल बहुत ही अजीब पर सही बात बोलता है। वो बोलता है कि तुम लोग खुद ही सोचो, अगर हम लोग इसी रास्ते पर चलते रहते हैं तो लगभग 12 बजे के टाइम हम लोग इस जंगल के बिल्कुल बीच में होंगे और तब बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि कोई भी जानवर हमको अटैक करके मार दे।
तो अली बोलता है कि तू क्या सोच रहा है कि हम लोग इस हॉन्टेड पीक पर अपनी रात बिताएं? हम लोग को क्या वो आत्मा जो भी वो छलावा है वो हम लोग को परेशान नहीं करेगा? वो भी तो हम लोग को मार सकता है। फिर बिलाल ऐसी बात बोलता है कि फिर उन दोनों को बिलाल की बात माननी पड़ती है। वो बोलता है कि देखो, वो जो भी छलावा था, जिन था, अगर वो हमें मारना चाहता तो स्टार्टिंग में ही हमारे साथ कुछ बुरा कर सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। ये जो आत्मा या जिन होते हैं, जब तक हम इनका कुछ नुकसान या चैलेंज नहीं करते हैं तब तक ये हमसे कुछ भी नहीं कहते। भाई दूसरी तरफ बीच जंगल में इतने खतरनाक जानवर के बीच में होना वो ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम रात भर यहीं रुकते हैं, और अगर सब कुछ सही रहा तो हम पूरी रात अल्लाह का नाम लेकर काट देंगे। अगर अल्लाह का हाथ हमारे पर होगा तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। दोनों को बिलाल की ये बात सही लगती है और वो लोग भी मान जाते हैं आज की रात उस हॉन्टेड पीक पर बिताने के लिए। अब उस रात में उनके साथ क्या होगा ये तो सोचने वाली बात है। तो वो आगे चलना स्टार्ट करते हैं और जैसे वो पीक पर पहुंचने वाले होते हैं, चढ़ने वाले होते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि पीक के ऊपर से कुछ बच्चों की आवाज़ आ रही है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पर शायद कोई फैमिली वगैरह आई हुई है। तो उन्हें ये देखकर थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन उनकी शांति तुरंत ही बेचैनी में बदल जाती है। जैसे ही वो उस पीक पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसर हुआ है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। अब अचानक से उस आदमी का गायब हो जाना और फिर पीक पर जाने से पहले बच्चों की हंसती हुई आवाज़ आना, ये बहुत ही डरावने इंसिडेंट है। लेकिन तीनों अपनी हिम्मत बनाए होते हैं। बिलाल उनको बोलता है कि जल्दी से अपना खाना वगैरह खा लो, जो भी खाना है, और फिर हम लोग जल्दी से अपनी स्लीपिंग टेंट में घुस जाएंगे और फिर वहां से तब तक नहीं निकलेंगे जब तक कि दोबारा से इस पीक पर सूरज की किरणें नहीं आ जाती। तो अब वो जल्दी से तीनों अपना खाना खाते हैं और जल्दी से अपना स्लीपिंग टेंट लगाकर टेंट में घुस जाते हैं और उस टेंट को काफी पत्थरों वगैरह से दबाकर काफी अच्छे से बंद कर देते हैं, जिससे अगर कुछ भी होता है, लाइक जानवर वगैरह आता है या कुछ भी अननोन एंटिटी आती है, तो वो उससे किसी ना किसी तरीके से तो बचे रहें। अब तीनों में कोई बात नहीं हो रही थी। फिर बिलाल अचानक से साइलेंस को तोड़ता है और बोलता है, अब कुछ भी हो जाए इस टेंट से बाहर नहीं निकलना, जब तक हम यहाँ हैं सेफ हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव स्पिरिट हमारा तब तक कुछ बिगाड़ नहीं सकती जब तक हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। अब 11 बज चुके होते हैं। तीनों बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं उस साइलेंस में सोने की, पर तीनों सो नहीं पाते हैं। पर उस टाइम तक ये बात अच्छी हुई होती है, वहां पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई होती है जिससे उन तीनों को डर लगे। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता है, तीनों ही धीरे धीरे कच्ची नींद में सो ही जाते हैं। अब अराउंड 2 बजे के टाइम बिलाल की आंख काफी अजीब एहसास से खुलती है। उसे ऐसा लगता है कि टेंट की तरफ किसी ने छोटा सा पत्थर फेंक के मारा है। तो जब उसे एहसास होता है कि किसी ने छोटा सा पत्थर उसके टेंट की तरफ फेंक के मारा है, तो वो उठता है और देखता है कि वहां पर बहुत से बच्चों की हंसने खेलने की आवाज आ रही है। उसे जैसे ही ये पता लगता है तो उसे उस आदमी की कहानी याद आती है जो उसने उन 39 बच्चों की बताई थी जो इस पीक पर रह गए थे। तो वो हल्के से अली और यूसुफ को उठाता है और बोलता है, बस अपने पर कंट्रोल बनाए रखो, कोई भी कुछ भी रिएक्शन नहीं देना, बस लेटे रहो जैसे लेटे हुए हो। अब धीरे धीरे बच्चों की आवाज आना बढ़ने लगती है। आवाज के अकॉर्डिंग टेंट के बाहर बहुत ढेर सारे बच्चे थे। कुछ बच्चे टेंट पर पत्थर मार रहे थे तो कोई टेंट के आसपास दौड़ रहे थे। फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि धीरे धीरे एक बच्चे की परछाई धीरे धीरे उनके पास आ रही है, और जैसे जैसे वो परछाई धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है, उस टेंट के पास आ रही होती है, लिटरली तीनों की फट चुकी होती है। उन लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि उनका दिल इतनी तेज से धड़क रहा होता है। बिलाल को तो ऐसा लग रहा होता है कि शायद उसकी डेथ यहीं पर ही हार्ट अटैक से हो जाए। फिलहाल एक बच्चे की शैडो बिल्कुल टेंट के पास आ जाती है, उनके टेंट पर हाथ फहराता है और ये लगभग 4 से 5 सेकंड होता है। फिर अचानक से उस बच्चे की शैडो अचानक से गायब हो जाती है, और जैसे उस बच्चे की शैडो गायब होती है, वहां पर जितने बच्चों की आवाज आ रही थी, जितने बच्चे दौड़ रहे थे, जितने बच्चे खेल रहे थे, उनकी आवाज भी टोटली बिल्कुल शांत हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो लोग अचानक से कहीं चले गए। अब वहां पर इतनी ज्यादा शोर के बाद अचानक से इतनी ज्यादा शांति हो चुकी होती है कि वहां पर वो शांति, वो साइलेंस भी उनको और ज्यादा बेचैन कर रहा होता है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि आगे कुछ होगा, आगे कुछ होगा, अब तो और कुछ बुरा हो जाएगा। वो लोग तीनों बस अपना कंट्रोल बना हुए बस लेटे होते हैं और बिलाल उनको बोल रहा होता है, कुछ भी रिएक्शन मत करना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तो इस साइलेंस को लगभग 5 मिनट हुए होते हैं कि उस साइलेंस को चीरते हुए एक आवाज़ आती है। एक लड़की की आवाज़ में कोई बोलता है, देखो मैं तुम लोग के पीछे पीछे आ गई, आकर मेरे से मिल तो लो। तो तीनों को ये एहसास होता है ये आवाज़ तो फतिमा की है। अब ये पक्का छलावा ही था। तीनों बस अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं और वो अपनी जगह से लिटरली जरा सा भी नहीं हिलते, 1 इंच भी नहीं हिलते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अगर हम लोग 1 इंच भी हिलेंगे तो शायद जो भी बाहर जो आत्मा है, जो भी एंटिटी है, जो भी छलावा है, शायद उन पर अटैक कर देगा। तो जैसे फतिमा की आवाज़ आती है वैसे आयशा की आवाज़ में भी कोई बोलता है, देखो हम दोनों तुम्हारे पास आ गए हैं, हम लोग से मिल तो लो। लेकिन बिलाल अली और यूसुफ को बस इशारों में बोल रहा होता है कि बस शांत रहो। और इस तरह से फिर पूरी रात भर लगभग 3 से 5 बजे के टाइम अलग अलग लोगों की आवाज़ में उनको टेंट के बाहर से आवाज़ें आने लगती हैं। कभी आयशा की आवाज़ में, तो कभी फतिमा की आवाज़ में, इवन कभी उनके घर वालों की आवाज़ में। लेकिन तीनों अपना संयम बनाए रखते हैं और वेट कर रहे होते हैं सुबह होने का।
अब ऐसा होते होते 4 बज चुके होते हैं और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा होता है, सूरज की किरणें उस पीक पर जैसे जैसे आना स्टार्ट होती हैं, वहाँ की जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, शांत होने लगती है। और जब सुबह के 6 बजे के टाइम सूरज बिल्कुल निकल चुका होता है, पीक पर सूरज की किरणें आ चुकी होती हैं, तब पैरानॉर्मल एक्टिविटी पूरी तरह से शांत हो जाती हैं। तब बिलाल अली और यूसुफ को बोलता है, जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी पैकिंग करो, और पैकिंग करते ही जल्दी से यहाँ से निकलो, और पीक से उतरने के बाद बस दौड़ना, इतना दौड़ना जब तक तुम थक ना जाओ। तो जल्दी से वो स्लीपिंग टैट से बाहर निकलते हैं, जितनी भी उनको पैकिंग करनी होती है पैकिंग करते हैं, और पैकिंग करने के बाद पीक से जल्दी से उतर जाते हैं, और फिर तीनों बहुत ही तेज स्पीड से दौड़ने लगते हैं। अब तीनों उस ट्रैक पर दौड़ने लगते हैं। ट्रैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, लाइक उस बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ एरिया था, तो वो इतनी तेज से दौड़ नहीं पा रहे होते हैं, और लगभग उनको दौड़ते हुए 10 मिनट ही हुए होते हैं कि उनको अब उस आदमी की झलक ट्रैक के राइट साइड में देखने को मिलती है। तो वो उस आदमी को देखकर बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फिर उनको 2 मिनट के बाद वो आदमी ट्रैक के लेफ्ट साइड की तरफ खड़ा हुए दिखता है। फिलहाल वो आदमी फिर उनको ट्रैक के अब बिल्कुल बीचों बीच में दिखता है, लेकिन तीनों बिल्कुल भी नहीं डरते और दौड़ते हुए उस आदमी को बिल्कुल इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। अब ऐसा लगभग 7 से 8 बार हो चुका होता है, और फिर बाद में बिलाल को ये रियलाइज़ होता है कि वो इतनी देर से सिर्फ राउंड ही राउंड घूम रहे हैं, और वो आदमी उनको सेम जगह बार बार दिख रहा है। तो उसको जब जैसे ही रियलाइज़ होता है, वो अली और यूसुफ को बोलता है रुकने के लिए, बोलता है रुको, तो मैं शायद ध्यान नहीं, हम लोग इतनी देर से गोल गोल ही घूम रहे हैं। तो तीनों रुक जाते हैं। फिर बिलाल बोलता है कि अब जो भी है हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा। खैर अब वो लोग दौड़ना बंद कर चुके होते हैं, और अब वो नॉर्मल स्पीड में ही चलने लगते हैं, और जैसे ही वो लोग चलना स्टार्ट होते हैं, उस आदमी की आवाज़ बिलाल के कान में आती है, और वो बोलता है कि आगे की कहानी नहीं सुनोगे। अब बिलाल, अली और यूसुफ तीनों उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, डरने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि हमें जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम तो बस यहाँ पर सिर्फ घूमने आए थे, अगर हमने यहाँ पर तुम्हारा किसी भी तरीके से अपमान किया है तो हम उसके लिए सॉरी हैं, प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दो, हमें प्लीज़ मारो मत। वो बोलता है कि तुम लोग डरो मत, मैंने तुम्हें इसलिए भटका दिया है ताकि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना पाऊँ। जब तक तुम लोग मेरी कहानी सुनते रहोगे तब तक तुम लोग भटकोगे नहीं, और उसी रास्ते पे रहोगे जो तुम्हारे घर का है। अब तीनों को ये बात अजीब तो लगती है, फिर भी उन तीनों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो वो तीनों स्टोरी सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वो आदमी उनको बोलता है कि पिछली बार हम कहाँ थे। तो बिलाल बोलता है कि उन मियाँ बीवी ने उन 39 बच्चों को कोही चिल्टान पीक पर छोड़ दिया था। तो वो कंटिन्यू करता है, हाँ उन्हें लगा था कि वो लोग वहाँ पर सेफ रहेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो जब वो लोग उन बच्चों को छोड़कर गए थे, तो आमिर ने जब उन बच्चों को कोही चिल्टान पीक के पास आसपास खेलते हुए देखा, तो वो पहचान गया कि ये कोई नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये मायावी बच्चे हैं जिन्हें जादू से बनाया गया है। अब ऐसा कोई बड़ा जादू या चमत्कार उसका लड़का ही कर सकता था, और फिर उस आमिर को ये लगा कि उसका लड़का ये साबित करना चाह रहा है कि वो अपने बाप से ज़्यादा बड़ा जादूगर है। तो वो आमिर उन बच्चों को पहले अपने तंत्रों और आयतों के यूज़ से मार देता है, और फिर उनकी डेड बॉडी को फिर से उन्हीं पत्थरों में चेंज कर देता है। फिर जब कुछ देर बाद उसका लड़का वहाँ आता है, तो उसे पता लगता है कि उसके बाबा ने उसके बनाए हुए बच्चों के साथ ऐसा करा। तो वो बौखला जाता और फिर उनसे बदला लेने के मकसद से वहाँ जाता है, पर वो अपने अब्बू का कुछ भी नहीं कर पाता। वो आमिर उन बच्चों की तरह ही उसको मारकर उसकी बॉडी को पत्थर में चेंज कर देता है। फिर वो आदमी आगे की बात उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, इस तरह से मेरी और मेरी उन 39 बच्चों की रूह वहाँ पर तब तक है जब तक हमारे पत्थर उस पीक पर रहेंगे। तीनों को जस्ट पता चलता है कि जो उन्होंने कोही चिल्टान की 40 बच्चों की हॉन्टेड लेजेंड सुनी थी, वो असल में उस आदमी की और उसके 39 बच्चों की थी, जिनकी आत्मा कोही चिल्टान की पीक को हॉन्ट करती हैं। अब वो लोग इस स्टोरी को सुनते हुए जंगल में बहुत ही आगे आ चुके थे, फिर भी उन्हें डर था कि ये छलावा उनके साथ कुछ भी बुरा कर सकता है। लेकिन सरप्राइजिंगली वो छलावा उनको ये बोलते हुए गायब हो जाता है कि तुम्हारे घर का रास्ता सीधे है, सीधे चलते जाओ, बस पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब वो ऐसा बोलकर गायब हो जाता है। तीनों को उसकी आखिरी बात तो ध्यान में होती है, लेकिन जैसे जैसे वो उस ट्रैक पर चलना आगे स्टार्ट करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन 40 बच्चों या उन 39 बच्चों की रूह उनके पीछे चल रही है। उन्हें उन बच्चों की हंसने की आवाज़ें धीरे धीरे आ रही होती हैं, और इवन उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि पीछे से उन्हें कोई पत्थर भी मार रहा है, लेकिन उन्हें उस आदमी या छलावे की बात ध्यान में होती है, और वो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। और फाइनली वो धीरे धीरे चलते हुए वहाँ के जंगल से बाहर निकल जाते हैं। अब लगभग इस इंसिडेंट के बाद लगभग 1 हफ्ते तक वो लोग एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करते हैं। इवन फतिमा और आयशा को भी नहीं बताते कि उनके साथ उस रात क्या हुआ था। फिर जब वो लोग ओके हो जाते हैं, तब वो तीनों एक साथ बैठते हैं और एक यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, जहाँ पर वो अपने साथ हुए सारे हॉन्टेड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो कि उस रात उनके साथ हुए थे, जिसके बाद से सबको पता लग जाता है कि कोही चिल्टान पीक कितनी ज़्यादा हॉन्टेड है। तो अगर आपको 3 दोस्तों की ये हॉन्टेड टेल पसंद आई है, तो इस वीडियो में मैंने 3 दोस्तों की एक और हॉन्टेड स्टोरी को बताया है, जिसमें वो एक हॉन्टेड टैक्सी में सफ़र करते हैं। तो अगर आप एक और थ्रिलिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं मिलता हूँ इस वीडियो में। बाय।